तो जैसे हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा। अब सोचेंगे क्यों शुरू करने जा रहे हैं, तो अब देखो अगले मंथ में NTA द्वारा नेट JRF का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। BPSC द्वारा TGT PGT का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ओके। और साथ ही साथ RPSC और MPPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा से समझिए 50% क्वेश्चन आते ही आते हैं। 50% क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा से आ जाएगा, ठीक है। जिसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ है, इस वजह से आपको लगेगा कि दूसरी जगह से आया, लेकिन 50 क्वेश्चन या 50% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। अब सोचेंगे मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ आदित्य राज। क्या करता हूँ, तो वर्तमान में BHU से PhD कर रहा हूँ, ठीक है। 2020 में नेट JRF फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था 99.9 परसेंटाइल के साथ, ठीक है। तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी यदि कोई और बेहतर सोर्स हो तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी जो है ट्रिक्स और जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उसको ख़त्म करूँ, ठीक है। द ट्रिक्स के माध्यम से कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना लैपटॉप क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैं इस पे ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। लैपटॉप पे चीज़ें होती है, टाइम टेकिंग काफ़ी अधिक होता है, तो इसलिए अभी मैं कॉपी पेन पे ही करूँगा। और आपको भी कहूँगा कि हमारे साथ नोट्स बनाते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग जो है चूँकि जानते हैं कि ये सारे एग्ज़ाम वस्तुनिष्ठ होता है, तो वस्तुनिष्ठ इतिहास ही पढ़ने का कोशिश करेंगे। और इसके में रेफरेंस हम रख रहे हैं सरस्वती पांडे की किताब अभी रख रहे हैं, और होगा तो बाद में और सारी किताबों को देखेंगे। पहले इसको देख रहे हैं क्योंकि इसमें समग्र करके दे दिया है, और ये सारी बातें अब तक हम बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे परंपरा में क्या होता है। यही देखा जाता है कि सबसे पहले कौन लिखा, फिर आगे कौन लिखा, फिर आगे कौन लिखा, इस तरह से क्रम चलते रहता है, ठीक है, और निरंतर चलते रहता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि किसने लिखा। तो सबसे पहला नाम है गारसा द तासी। गारसा द तासी, ठीक है। गारसा द तासी ने लिखा, और उस बुक का क्या नाम था, इस्तवार दला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, ठीक है। और ये लिखते हैं 1839 इसमें, ठीक है। पहली बार आप देख रहे हैं, चूँकि ये पहली बार लिखा जा रहा है तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है कि 1839 में पहली बार लिखा जा रहा है। और ये लिखा किस जगह है, चूँकि ये फ्रेंच विद्वान है इसलिए फ्रेंच में लिखते हैं, फ्रांसीसी विद्वान है इसलिए फ्रेंच में लिखते हैं, ओके। इसमें जो एंदोई है और हिंदुस्तानी है, इनका एक मतलब है। एंदोई का मतलब हिंदी से है और हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू से है, ठीक है। और इस ईश्वरदार लिटरेचर हिंदुस्तानी में ना कुल मिला के 738 कवि को रखा गया है, जिसमें हिंदी के मात्र 72 कवि हैं, मात्र 72 कवि, ठीक है। इसको याद रखेंगे। कई बार पूछ दिया जाएगा कि जो है हिंदी के कुल कितने कवि हैं, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 72, 738, या फिर इसको घटा के दे देगा कि इतना। जैसे आप घटाएंगे तो 12 में से 8 में से दोगे 6, और 3 7 गया 6, ये 666 हो गया ना, देख लेंगे। तो 666 कवि, ये सब ऑप्शन में नंबर दे सकता है, या कुछ और नंबर दे सकता है, या हो सकता है कि 839 दे दें,
कुछ भी इस तरह का ऑप्शन बना सकता है। तो हिंदी का आपको याद रखिएगा कि मात्र जो है 72 कवि को ही रखा गया। ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है और सिर्फ हिंदी के 72 कवि, तो ये ठीक बात नहीं है। एक मिनट, हाँ अब थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होगा। अब देखो, चूँकि ये फ्रेंच में है तो इसको हिंदी में जो लाते हैं उनका नाम है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ये काम 1952 ईस्वी में करते हैं, ठीक। तो इससे अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए और कुछ नहीं है। इसके और भाग आते हैं तो वो सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या लिखा, इस बुक का जो अनुवाद किस नाम से किया था, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गार्डसा दत्तासी पहली बार लिख रहे हैं 1839 में लिख रहे हैं। बुक का नाम ईश्वरदास दला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है, ठीक है। और हिंदी के 72 कवि हैं, बाकी कवि उर्दू के हैं, कुल कवि 738 हैं। और जो है इसका अनुवाद कर रहे हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये आपको याद रहेगा, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में। ये 1839 में लिखते हैं, लेकिन बहुत बाद में जाके इनका अनुवाद होता है 1952 ईस्वी में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो फ्रेंच में लिखा गया है, लेकिन हिंदी में पहली बार कौन लिख रहे हैं, ठीक है। तो उनका नाम है महेश दत्त शुक्ल। और इस बुक का नाम है जो है भाषा काव्य संग्रह। क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह नाम है इस बुक का। और ये बुक आती कब है? 1873 ईस्वी में, ठीक है, 1873 ईस्वी में, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बाहर के शोर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आसपास के माहौल से यदि आप प्रभावित होने लगेंगे तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बाहर के माहौल को इग्नोर करिए, ठीक है। आसपास शोर होते रहता है, ठीक है। अब देखिए, इधर देखिए, 1873 देख लिया, 1839 देख लिया। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा नाम है और इसका जिक्र रामचंद्र शुक्ल कई बार करते हैं, शिव सिंह सरोज, ठीक है। उनको जहाँ तक याद है, उन्होंने पहला ही लाइन ही जो अपनी भूमिका लिखते हैं ना अपनी बुक का, उसमें पहला ही लाइन में शिव सिंह सरोज की बात करते हैं वो। और ये पुस्तक जो है 1800 कब आई थी? 83 ईस्वी में, ठीक। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज। कौन लिखते हैं? तो बहुत आसान है, शिव सिंह सरोज को लिखते हैं शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर लिखते हैं कौन? किस चीज़ को? शिव सिंह सरोज को। ओके, देखिए लाइट भी आ गई, ये अच्छी बात है। ओके, थोड़ा सा मैं आपके लिए, और हालांकि लाइट काफ़ी अच्छी है, फिर भी थोड़ी सी व्यवस्था और कर देता हूँ कि बेहतर दिखे। अब दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा हो गया क्या लाइट? हाँ, कुछ ज़्यादा हो गया, फिर परछाई आ रही है। ओके, कुछ ज़्यादा क्या हो गया भाई? हाँ, अब सही है ना? ये लाइट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहती है तो इसको आप मैनेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो है, हाँ, एक चीज़ मैं जो है मिस किया हूँ यहाँ। गार्डसा दत्तासी जो है, इन्होंने इस किताब को वर्णाक्रम में लिखा। इस किताब को, पंखा बंद कर देना ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, माफ़ करिएगा, ठीक है। हाँ, मैं कहाँ था? ये वर्णाक्रम में लिखते हैं, ठीक है। वर्णाक्रम का अर्थ आप समझते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। इतिहास लिखते हैं तो हम देखते हैं टाइम को ज़रूर ध्यान में रखते हैं, लेकिन इन्होंने वर्ण को ध्यान में रखा। जैसे हिंदी साहित्य के 2 कवि लेते हैं, जैसे एक लिखते हैं चंद्र और एक लिखते हैं कबीर,
ठीक है। तो ये वर्ण क्रम के अनुसार क पहले आता है तो ये कबीर की पहले बात कर लेंगे, फिर बाद में च आता है तो बाद में इसकी बात करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि इतिहास में इस तरह की चीज़ें उतनी सही नहीं हैं, आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब उतना इसीलिए कम इम्पोर्टेंट रह जाता है गारसदासी या फिर बाकी जो लोग जिन्होंने वर्ण क्रम को ध्यान में रखा। आगे चलते हैं, हम शिव सिंह स्रोतक की बात कर लिए थे, ठीक है। और जो है अब एक इम्पॉर्टेंट नाम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम, इन्होंने जो हम वर्ण क्रम की बात की, ये अपनी किताब में ना काल क्रम की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ हमने बात की ना गारसदासी के वर्ण क्रम की बात करते हैं, यहाँ काल क्रम की बात करते हैं। ये बड़े नाम कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके बुक का नाम है, थोड़ा देखेंगे, बुक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप देख पा रहे हो ना सारा। ओके, अब देखो हम डेट सबका देखते जा रहे हैं। तो ये 1883 में आप देख रहे हैं कि आया है, ये 1888 ईस्वी में आया है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, और इसमें कालक्रम की ध्यान रखी गई है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या सीन है। ओके, इसमें जो है इसको कहा जाता है सच्चे अर्थों में कि ये जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। इसमें जो है 952 कवि रखे गए हैं। आप बताइए कि जो है गारसदास ने कितना कवि रखा था? तो आप कहेंगे 738 कवि रखा था, और उन्होंने जो है 72 ही हिंदी का कवि रखा था। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया, ये 952 कवि को रख रहे हैं, और किस में रख रहे हैं? कालक्रम रख रहे हैं। ओके, ये कालक्रम में रखे हैं, 952 कवि कालक्रम के अनुसार है। बाकी इनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ थी उसको भी ध्यान में रखा, ठीक है। क्योंकि इतिहास आप लिख रहे हैं और समाज की बात नहीं करेंगे या फिर उसमें हो रहे परिवर्तनों की बात नहीं करेंगे तो सही माने में वो इतिहास नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने बात की, इसीलिए इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं, ठीक है, पहला इतिहास। और एक चीज़ देखेंगे कि ये अंग्रेजी में है, तो इसको हिंदी में कौन ट्रांसलेट करते हैं? हिंदी में कौन करते हैं? किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त। किस नाम से करते हैं? तो जो है किशोरी लाल गुप्त करते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से करते हैं। ओके, तो अब हाँ, कब करते हैं ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे इन्होंने किया था, लक्ष्मी सागर वर्ष ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया था 1952 ईस्वी में किया था। इन्होंने क्या कब किया था? 1957 ईस्वी में। ओके, आप ये सब ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने आदिकाल को, जो आदिकाल है ना, उसको चारण काल कहा। और एक इम्पॉर्टेंट और बात, जो इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा, कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे माना? भक्ति काल को, ठीक है। कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में काफ़ी बड़े बड़े काम हुए। आप देखेंगे कि आपके पास कबीर है, आपके पास तुलसी है, सूर है, ये 3 बड़े नाम आपके पास हैं। कबीर, सूर, तुलसी, और एक और नाम रख सकते हैं जयसिंह, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, और बाग मीराबाई भी हैं और कई नाम हैं, लेकिन ये 4 नाम बहुत बड़े नाम हैं। और देख रहे हैं कि इसको क्या कहा जा रहा है? स्वर्णयुग कहा जा रहा है। हम आगे और इस सब के बारे में और सारे डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं हम रुक जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि जो है हाँ, एक क्वेश्चन अब ले लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? नेट जेआरएफ वाले या फिर बीपीएससी, चूँकि आपको सैलरी अच्छा देगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएगा, आप ये ध्यान रखेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात ही क्या करनी है, वहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए हम आपसे फ्रेम करते हैं, आपको जो है ए नंबर में लिख देते हैं जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, द मॉडर्न वर्नाकुलर ए नंबर में लिख दिए। बी में हमने लिख दिया इश्तवार
दला लिटरेचर। ओके, सी नंबर में हमने लिख दिया भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह। और डी नंबर में हमने लिख दिया शिव सिंह सरोज। ठीक है, अब हमने आपसे पूछ लिया कि इसको सीरियल करो, ठीक है, सीरीज में करो, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, ये सबसे आपको कोई ना कोई तो याद रहेगा कि सबसे पहले क्या आया। तो ईश्वर दलाल आया तो बी आप लिखेंगे पहले। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद क्या आया था, भाषा काव्य संग्रह आया था। कब आया था आप बताएं, 1873 ईस्वी में आया था। ओके, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज आया है, और उसके बाद 1888 ईस्वी में ये आया। तो ए तो सबसे लास्ट में जाएगा, बाकी आपको ध्यान रखना होगा कि सी ये आ जाएगा और उसके बाद भट्टी आ जाएगा। तो इस तरह से आप सीरियल कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अमूमन पूछ लिया जाता है। तो आप ईयर को ध्यान रखते रहिए, जो इम्पोर्टेंट, जहाँ मैंने कह दिया कि ईयर बताओ, तो उस बात को तो आप समझ लीजिए कि वो पक्का ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा हिंदी वालों के पास। ठीक है, ये तो हम अंग्रेजी वाले को देख रहे थे, अब थोड़ा हिंदी वालों के पास आते हैं। हिंदी वालों में जो एक नाम है मिश्र बंधु विनोद, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं या जो आपको प्रॉब्लम हो रही है टेक्निकली या फिर जिस तरह की भी प्रॉब्लम है आप हमें बताएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, वाकई विनोदी प्रवृत्ति के आदमी थे। ये 3 भाई थे। ठीक है, मिश्र बंधु हैं। तो बंधु में कौन कौन, ये सारे भगवान, ठीक है, एस्टू जी हैं। ठीक है, ये कौन है, एस्टू जी, एस्टू या 2S जी ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो इसमें जो है 2 S वाले नाम हैं और एक जी वाले नाम है। तो जी वाले हैं सारे के सारे भगवान हैं, तो मान के चलिए ये गणेश जी हैं जी से, और 2 S से नाम है। तो एक है श्याम, ये भी कृष्ण जी हो गए, और एक है सुखदेव। ओके, तो 2S और जी आप याद रखेंगे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो ये मिश्र बंधु तो काफ़ी विनोदी प्रवृत्ति के थे, इसलिए देख रहे हैं कि मिश्र बंधु विनोद लिख रहे हैं। ओके, तो इनका जो किताब है ना, ये एक बार पूछा था कि कब आया हुआ था, तो ये 1913 ईस्वी में पहली बार आया था। ठीक है, तो ये पहली बार ही इसका 3 खंड, चूँकि आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कवि, कितने कवि हैं, 4591 कवि हैं। तो आप अप्रॉक्स याद रख सकते हैं 4600 कवि रखे थे इन्होंने। ठीक है, बच्चे रो रहे हैं तो उसको गोली मत मारिए, बच्चे हैं, बच्चे रोएंगे, आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, 1913 ईस्वी में। ओके, उसके बाद जो है 1934 ईस्वी में भी एक खंड आया। ठीक है, 4th पार्ट जो है 1934 ईस्वी में आया। 13 में 3 खंड, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 13 में 3 खंड, 34 में 4th खंड। ठीक है, आपको यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है पहले ये बताओ कि मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने भाई थे। ठीक है, कुल कितना खंड आया था, ये पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ये भी पूछा सकता है कि पहला खंड में कुल कितने भाग आया था। ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। तो लेकिन हम कहेंगे ये डेट बस याद रख लीजिए, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे। ये नाम कई बार पूछ लिया गया है, निम्न से कौन मिश्र बंधु में नहीं हैं या हैं, तो ABC करके आपसे कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे बड़ा नाम लेता हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के, जो है उन्होंने नींव रखा, BHU में जो है हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को उन्होंने स्थापित किया। ये जो नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखते हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वास्तविक बात ये जो है ना, ये एक किताब की भूमिका होती है ये। ठीक है, तो कौन सी किताब की भूमिका है, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, इस किताब की भूमिका क्या है, जैसे मान लीजिए किताब है तो सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है। तो इस किताब में, हिंदी शब्द सागर किताब में जो है एक भूमिका का शीर्षक है हिंदी साहित्य का विकास। इस शीर्षक का क्या नाम था, इस
किताब के भूमिका के शीर्षक का नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, और यही आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका बराबर हिंदी साहित्य का इतिहास। अब सोच रहे हैं इसकी क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 1929, ठीक है, 1929 ईस्वी है इसकी। ओके, इसमें 1000 कवि हैं, यहाँ देख रहे हैं। मिश्र बंधु विनोद को भी इन्होंने थैंक यू कहा था, शिव सिंह सरोज को भी थैंक यू, शिव सिंह खेंगर को भी थैंक यू किया था, और भी जैसे जैसे नाम आएंगे मैं बताते चलूँगा कि किसको इन्होंने थैंक यू किया था। ठीक है, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्लवाली है, आपके पास समय है तो ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि नीट जेआरएफ वाले या कोई और लोग अब देखेंगे कि स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं वैसे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा मैं उसको भी लाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले एक मुकम्मल इतिहास की जानकारी हम ले लेते हैं। ओके, अब आता है इन्होंने जो मिश्र बंधु हैं, जैसे मिश्र बंधु हो गए, इससे पहले शिव सिंह सरोज हो गए या जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, सबको इन्होंने कहा कि इनकी जो इतिहास की किताब है ना, कविवृत्त संग्रह, मात्र जो है कवियों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लिए हैं, वही है क्या लिखा, और उनके रचनाओं पे बात नहीं किया हमने। उसके रचनाओं का आलोचना, यदि जो है आप जब भी रचनाओं की आलोचना की बात करेंगे ना, तो आप उस कवि के जो है परिवेश को भी देखते चलते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, ये जो मिश्र बंधु है या जो भी लोग हैं, इन्होंने उस रूप में आलोचना नहीं किया, इस वजह से समाज का पता नहीं चला। तो ये कहते भी हैं कि हम जब साहित्य का इतिहास लिख रहे होते ना, तो हम जो है साहित्य और सामाजिक प्रवृत्ति, ठीक है, तो ये साहित्य, यदि सामाजिक प्रवृत्ति अच्छी होगी तो साहित्य पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, सामाजिक प्रवृत्ति बुरी होगी तो साहित्य पे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो दोनों के बीच सामंजस्य है या फिर दोनों के बीच जो संबंध है, इस संबंध को जो दिखाता है कि हम सामाजिक प्रवृत्ति को भी दिखा रहे हैं और साहित्य पे उसका इम्पैक्ट क्या है उसको भी दिखा रहे हैं, दोनों एक साथ दिखा रहे हैं। तो इस साहित्य के इतिहास में इस चीज़ को लिखा जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देके, कवियों का इंट्रोडक्शन देके रह गए। ठीक है, और ये कहते भी हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये ऐसे ही लाइन पूछ सकता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य बराबर जनता की चित्त प्रतिबिंब। तब ये निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन, मैंने बताया भी आपको, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का या साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। वास्तविक बात है भाई, जैसे हमारी पॉलिटिकल या सांप्रदायिक की स्थिति होगी, जैसे वर्तमान भारत में देख लीजिए आप कि हम चूँकि सरकार जो है वो प्राचीनता की तरफ फोकस कर रही है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर उसको बात करेंगे तो उस तरह की चीज़ें भी वाइब्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे भारत वर्सेज इंडिया का चीज़ें है या फिर और चीज़ें हैं जिस पे हम कहते हैं कि सनातनी का जो इम्पैक्ट है वो है। तो अब देखेंगे जनता भी उस तरह से परिवर्तित हो रही है और उस चीज़ का इम्पैक्ट आप साहित्य पे भी देखेंगे। तो ये वर्तमान समय का चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जो बातें हैं। हाँ, अब देखेंगे कि इन्होंने जो है विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के पीछे क्या मतलब है इसका, और विकासवादी दृष्टिकोण का क्या मतलब। विकासवादी दृष्टिकोण का मतलब ये कि निरंतर डेवलपमेंट, ओके, ऐसे, ठीक है, निरंतर डेवलपमेंट। आप देखिए भारत की यही खूबसूरती है कि हर लोग अपने पूजा के लिए स्वतंत्र है। तो आप देखें अल्लाह अकबर चल रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबको अपने अपने राइट्स हैं। तो एक चीज़ देखिए, विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जो है कोई घटना घट रही है, घटना घटी, तो उसके पीछे कारण क्या है,
बिना कारण का कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। साइंस यही कहता है कि जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसके पीछे एक कारण है। तो यही एक लॉजिक है। हाँ, यही लॉजिक है। मैं 11th में हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 10th पास कर लिया है, ठीक है। या मैं PhD में हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने MA कर लिया है, ठीक है। हाँ, यही हुआ ना। तो यही एक लॉजिक है। मैं जब तक MA नहीं करूँगा तब तक PhD हो ही नहीं सकता है। ओके, तो यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए भक्ति का उदय के बारे में इनका अच्छा खासा डिबेट है, ठीक है। तो ये खोजते हैं कि भक्ति क्यों, आखिर लोग भक्ति भावना में लीन हो गए। तो कहते हैं मुसलमानों का आक्रमण और चीज़ें जो आप डिटेल में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप तैयारी कर रहे हैं और MA जो भी लोग हैं MA कर चुके होंगे, इसीलिए वो आप PGT दे रहे हैं या फिर जो है नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो MA में हो सकते हैं। हाँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कहना ही क्या, उनको तो पढ़ ही लेना चाहिए, पढ़ लिए ही होंगे, तो देखे होंगे वहाँ भक्ति के लिए क्या डिबेट है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि चीज़ें घटित हो रही तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो वही रीज़न को इन्होंने अपने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में दिखाने का कोशिश किया है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ देखेंगे कि ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल 900 वर्षों का इतिहास लिए हैं। कुल कितने वर्षों का, ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। 900 वर्षों का इतिहास लिए हैं। अब देखेंगे कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को कुछ इस तरह से बांटा है। वो चलिए आगे देखते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम अभी डिटेल में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अभी डिटेल में हम जिक्र भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ से आप एक बुक पे बहुत ज़्यादा ही जोर देने की ज़रूरत है। 1929 में ये बुक आई है, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है। रामचंद्र शुक्ल 900 वर्षों के इतिहास लिख रहे हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी साहित्य का विकास नाम से था। ये पूछ सकता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से था, तो दोनों ऑप्शन दे देगा। तो आप बहुत लोग मार देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, नहीं, हिंदी साहित्य का विकास नाम से है, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने मिश्र बंधु या शिव सिंह सेंगर या जॉर्ज ग्रिसन के जो साहित्य इतिहास है उसको कभी वृत्त संग्रह किया और एक जो है चित्रवृत्ति जो है जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। तो उसके बाद हमने कर लिया है। तो ये जो है आप देख लिए। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो हम आगे भी देख सकते हैं या मिक्स करके हम आपसे पूछ ही लेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब देखो बच्चे और तेज़ रो रहे हैं, उन्हें रोने दीजिए, ठीक है। हम लोग पे ध्यान ना दें। अब जो है एक कन्फ्यूजन रहता है यहाँ। अभी मैं जो बताऊंगा जनरली मैं कन्फ्यूज रहता था, लेकिन मैंने उसके लिए जुगाड़ लगा लिया है, तो आपको भी वो जुगाड़ बताएंगे, ठीक है। एक बार JNU का एग्ज़ाम देने गया था मैं MA में एडमिशन के लिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था और थैंकफुली मेरा सही था, तो मेरा ट्रिक काम कर गया था। तो मैं आप वो देखेंगे, ठीक है। देखिए दिवाली का माहौल बना रहे हैं लोग, अच्छी बात है। तो ये एक बुक है और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और एक और बुक है और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, दो बुक है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों बुक ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो कि एक तो इनका राइटर कौन है और ये कब पब्लिश हुआ है। तो ये 1917 में पब्लिश हुआ है, 1920 में पब्लिश हुआ है। बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन राइटर पूछ लेते हैं, ठीक, राइटर पूछ लेते हैं। तो ये है एडविन ग्रिव्स, एडविन ग्रिव्स, ठीक। और ये कौन है, FEK, ठीक है, FEK, एडविन ग्रिव्स और FEK। बहुत अच्छे लोग थे FEK, जिनका डेथ जो है लखनऊ में ही हुआ था, ठीक। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। देखो सब कुछ सेम है, यहाँ स्केच है और यहाँ हिस्ट्री है,
ठीक है। ये लेटर है FEK, इसके आसपास के लेटर इसमें पहले है, इसमें पहले है। FE के आसपास का लेटर, इसमें H जो है आप हिस्ट्री से H लिख लीजिए, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं कि FEK ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा, जबकि एडविन ग्रेव्स ने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा, ठीक है। ओके, 1917 और 1920 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नेट जेआरएफ के बच्चे हैं वो इसको भी याद रखें, ठीक है। नेट जेआरएफ के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि जितना ईस्वी याद रख सकते हैं वो याद रखिए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जितने राइटर हैं, जितने इतिहासकार, जैसे हम रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ है, या फिर अभी तक तो रामचंद्र शुक्ल के जन्म को ही याद रखना होगा, ठीक है। तो अभी तक रामचंद्र शुक्ल ही हैं, बाकी लोग तो नहीं, ठीक है। हाँ, ओके, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बहुत प्यारा सा नाम है, मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। ये 1848 ईस्वी में एक बुक लिखते हैं। अब कहोगे इतना पीछे आगे क्या करना, तो इसमें जो है बुक का नाम जो है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। क्या नाम है? तज़किरा ई शुअराई हिंदी, 1848 में। और जो है क्या कहते हैं उसको, इसमें हिंदी के सिर्फ 62 कवि रखे, क्योंकि 1000 कवि थे, हिंदी के 62 कवि रखे, ठीक है। एक चीज़ और, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन जो है 1888 ईस्वी में कालक्रम का ध्यान रख रहे थे, लेकिन इन्होंने 1848 ईस्वी में ही कालक्रम का ध्यान रख लिया था, ठीक है। 1847 ईस्वी में ही कालक्रम का ध्यान रख लिया था, ठीक है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन काफ़ी अच्छा काम किए थे, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मौलवी करीमुद्दीन उतने इम्पोर्टेंट नहीं रह जाते हैं, लेकिन तज़किरा ई शुअराई हिंदी आप जो है नाम याद रख सकते हैं कि इन्होंने लिखा, मौलवी करीमुद्दीन। अब एक और बड़ा नाम, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने रामचंद्र शुक्ल का जिक्र किया, वैसे ही हिंदी साहित्य में एक और बड़ा नाम है, क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखने की आवश्यकता है। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप इसको गूगल से सर्च करके या कैसे भी सर्च करके आप देख लेंगे। आप कहेंगे तो मैं अपने किसी किताब से देख करके बताऊं, अभी जल्दी से कोई किताब दिख जाए इनका। अभी इधर कोई किताब इनका दिख रहा है, थोड़ा दूर रखा हुआ है, चलिए जाने देते हैं, थोड़ी दूर पे है तो कोई बात नहीं, आप खोज लेंगे, ठीक। इन्होंने इतिहास की 3 पुस्तक लिखे, हिंदी साहित्य की भूमिका पहला किताब है, हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सी किताब है? हिंदी साहित्य की भूमिका। कब लिख रहे हैं? इसका डेट सारे का याद करना जरूरी है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, और बहुत आसान है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है। ये कब लिखते हैं? 1952 ईस्वी में, ठीक है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 ईस्वी में लिखते हैं। आसान इसीलिए कि दोनों सेम ईयर में लिखे जा रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1940 2 बार है, लेकिन 1952 2 बार है। तो हिंदी साहित्य का जो भूमिका है और हिंदी साहित्य की आदिकाल जो है, ये दोनों किताब काफ़ी अच्छी है और सबको पढ़ना चाहिए। उद्भव और विकास, मैं उस किताब से असंतुष्ट हूँ, पढ़ा तो मतलब उतना मज़ा नहीं आया और चीज़ें थोड़ी बेतरतीब तरीके से दिखी, तो अच्छा नहीं लगा। बट आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है।
तो हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहले आई है और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है। ठीक, और इन्होंने जो है सिद्धों और नाथों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैंड लिया है। जैसे शुक्ल जी सिद्धों और नाथों को खारिज करते हैं, लेकिन इन्होंने सिद्धों और नाथों को एस्टेब्लिश करने का काम किया है। ओके, सब दिख रहा है आप लोग को? यदि ना दिखे तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगली बार से जैसे मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आऊँगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ठीक रही तो लाइव आऊँगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें सेलुलर चीज़ें घटित हो रही हैं, मतलब मोबाइल के डाटा से ही। तो यदि वाईफाई का जुगाड़ हो जाएगा या आप लोग कृपा करें वाईफाई लगाने के लिए, तो बात हो सकती है। ठीक है, अभी तो मोबाइल के डाटा पे सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो लाइव में यही होता है कि आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। खैर, देखते हैं जैसी होगी, यदि वाईफाई का जुगाड़ हो पाता है अपने यहाँ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही मोबाइल डाटा पे चलेगा, कौन बड़ी बात है। ओके, हम अब एक नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, ये 1938 में आई और इसका नाम है राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये कौन है? राम कुमार वर्मा, 1938 में आए। इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ये राम कुमार वर्मा जी है, अपनी किताब में आदिकाल जो है, जिसको क्रिएशन ने क्या कहा था, आप लोग कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करें। ठीक है, ग्रेसन ने क्या कहा था? कमेंट कर लिया आप लोग? नहीं किए, कोई बात नहीं। ग्रेसन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा था, लेकिन इन्होंने आदिकाल को संधि काल कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है हिंदी साहित्य के अलग कौन से साहित्य इतिहास लेखक ने आदिकाल को संधि काल कहा, तो कौन कहेंगे? राम कुमार वर्मा ने। इनकी किताब का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और देखो इसमें जो टाइम पीरियड है संधि काल का, वो 693 ईस्वी से। ठीक है, ये चूँकि क्या कहते हैं उसको, इन्होंने थोड़ा गलत टाइप किया है, 1693 लिख दिया है। ये 1693 नहीं होगा, ये जो है आपको 1093 कर सकते हैं इसको। एक बार मैं आपको और कंफर्म कर देता हूँ कि ये क्या होगा। जो है 1000 में 57 घटा लीजिए, 10 में 7 के 3, 9 में से 5 के 4, 943। ठीक है, ये 1093 नहीं, 943। ठीक है, इसको संधि काल माने हैं ये। ठीक, थोड़ा जो है सरस्वती पांडे ये गलत प्रिंट है। ठीक है, एक आध जगह गलत प्रिंट है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 693 से 943 ईस्वी को ये मानते हैं संधि काल। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? ओके, संधि काल किसको मानते हैं? और देखो एक और काम, चूँकि ये आदिकाल पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, तो इसमें जो है इन्होंने स्वयंभू को पहला कवि कहा, कि इसको स्वयंभू को। ठीक है, इसको जो है हम वाल्मीकि भी कहते हैं अपभ्रंश का। ठीक है, अपभ्रंश के पहले कवि और अपभ्रंश के वाल्मीकि भी इसे किसको कहा जाता है? ये वाल्मीकि हैं किसके? अपभ्रंश के, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के वाल्मीकि भी इसको इनको कहा जाता है, स्वयंभू को। ठीक है, और इन्हें हिंदी साहित्य का पहले कवि के रूप में दर्जा देते हैं। कौन? राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का पहले कवि, फर्स्ट कवि कौन है? स्वयंभू। किनके अनुसार? राम कुमार वर्मा के अनुसार। ओके, अब जो है अब देखेंगे कि बनारस में नागरी प्रचारणी सभा है, वो साहित्य के लिए काफ़ी अच्छा काम की। तो उन्होंने भी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कोशिश की। तो उसमें आप देखेंगे कि 17 खंड अभी तक आ गया है। तो एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा सरस्वती पांडे
ने कहा है कि 16 खंड है, लेकिन आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ये अब 17 खंड में है। ठीक है, अभी कितने खंड में है? 17 खंड में। कई जगह आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ 16 खंड ही दिया हुआ है, लेकिन रिसेंट में एक नया खंड इसका आ गया है कि जो नागजी प्रचारणी सभा ने जो बृहद इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, बुक का नाम हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। कितने खंड? अब याद रखेंगे 17 खंड। ठीक है, जहाँ भी 16 खंड दिया हुआ है वो सारे पुराने हैं। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण खंड है जिसका बात हम करते हैं। ओके, तो हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका, ओके, कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर राजवली पांडे, डॉक्टर राजवली पांडे। ओके, उसके बाद जो है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। अरे कुछ ज़्यादा ही हल्ला करें ये लोग। खैर, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, हम लोग अपने फोकस करते हैं। ओके, हिंदी साहित्य की पीठिका कौन लिखे हैं? डॉक्टर राजवली पांडे। हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा। और कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो है, मुझे जहाँ तक लग रहा है एक नाम और भी देख सकते हैं आप, भक्ति काल से संबंधित जो है नाम। ठीक है, भक्ति काल से संबंधित जो नाम है वो कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति लिखते हैं परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। उसके बाद सगुण भक्ति जो लिखते हैं वो देवेंद्र नाथ शर्मा। हालांकि ये भाषा विज्ञान काफ़ी अच्छा है इनका, वह विजेंद्र स्नातक, विजेंद्र स्नातक। ठीक है, तो ये याद रखें। एक नाम और मैं कहता हूँ याद रख लेने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा मुझे अलग लगता है। हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। ठीक है, ये लिखते हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक, तो हिंदी साहित्य की पीठिका कौन लिखते हैं? राजवली पांडे। हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा। भक्ति काल कौन लिखते हैं? परशुराम चतुर्वेदी। और शगुन भक्ति काल जो है देवेंद्र शर्मा और विजेंद्र स्नातक। हिंदी का लोक साहित्य कौन लिखते हैं? कृष्णदेव उपाध्याय। ये इतना इम्पोर्टेंट है, हम इस बात को ज़रूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके, अब आगे ये मोटा मोटी आपका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो आप कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था, महत्वपूर्ण पुस्तक थे, उनका ही हमने जिक्र किया, लेकिन कुछ और अच्छे अच्छे नाम हैं जिनको आप देखिए। एक मिनट, हाँ, ये तो पानी वाले ने ऐसे धावा बोला जैसे लग रहा था कि क्या ना करते। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक महत्वपूर्ण किताबों के नाम, उसके लेखक जान चुके हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बताइए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? बताइए, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ना, उन्होंने लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब लिखा? बताइए 1952 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हमने आपको पीछे बताया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। ठीक है, एक और नाम बता दीजिए। मिश्र बंधु में कौन कौन थे? मिश्र बंधु में कौन कौन थे बताइए। हमने कहा था 2GS या 2SG, 2GS कहा था या 2SG कहा था?
बताओ। 2H क्या कहा था? मैंने ये कहा था, ये कहा था, बताओ ए या बी? जल्दी लिखो आप कमेंट में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने ये कहा था। आप इसको आप बताइए कौन कौन लोग थे। 2S का क्या मतलब है? सुखदेव और श्याम, ठीक है। और जी का मतलब गणेश। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये बताओ आप कि जो है गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी के बुक का नाम बता सकते हो आप? बहुत बड़ा नाम है, इस्तवारतला लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, ठीक है। तो ये है। तो अब देखेंगे कि ये कब आया था, मैं ये पूछना चाह रहा था। गारसा दत्तासी की पुस्तक कब आया था बताइए? 1800 कितने में? 1848, ऑप्शन दे रहा हूँ। 1829, 1873, 1800, बताओ 83, इनमें से कौन? गारसा दत्तासी की पुस्तक कब आए? 1848, 1829, 1873, 1883 और एक और ऑप्शन ले लो 1839। BPSC वाले खुश हो जाएंगे, 5 ऑप्शन दे रहे हैं हालांकि जो है। तो अब देखेंगे ये आपका आंसर है। अब बताओ 1848 में क्या आया था? 1848 में तज़किरा हिंद हमने देखा था, ये आपको 1848 का बताया था ना, मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा सुरमई हिंदी, ठीक है। 1848 का मैंने बताया था। 1929 में क्या आया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आया है। 1873 में क्या वो आया था? 1883 में क्या आया था? बता दीजिए आप लोग। तो 1873 में क्या आया था? जल्दी बताओ, आप याद कर पा रहे हैं? देखो, आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये भाषा काव्य संग्रह आया है महेंद्र शुक्ल का। 1883 में जो आ गया है, क्या आ गया है? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आ गया है। ओके, तो इस तरह से आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आप रिवीजन करते चलेंगे, याद रहेगा। तो जितना अभी पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब कुछ और जो साहित्य इतिहास में इस बीच में आया, इसके बाद कुछ किताबें जो इम्पोर्टेंट हो गई उसको भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये किताब मैंने पढ़ा और काफ़ी मतलब मज़ेदार है। तो इतना मज़ेदार इतिहास भी लिखा जा सकता है। BHU की लाइब्रेरी में उपलब्ध है ये किताब। जिनको भी पढ़ना हो वो BHU की लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, या फिर आर्काइव पे भी उपलब्ध है, वहाँ भी देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतिहास का नाम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको कहेंगे यदि आप चाहते कि हिंदी में एक अच्छे लेक्चरर बने या फिर प्रोफेसर बने, तो इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अभी मैं भी बहुत नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ लिया। हाँ, बिल्कुल हिंदी साहित्य का ईश्वरदत्ता नहीं पढ़ा या फिर जॉर्ज ग्रिशन किताबें नहीं पढ़ी, जो उपलब्ध था, इजीली उपलब्ध था, मैंने उसको पढ़ लिया, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को तो जो नेट जेआरएफ होते हैं, हाँ, उनसे पूछिएगा तो कितनी बार पढ़े हो, तो हमने भी तकरीबन अब तक 14 बार पढ़ लिया है, ठीक है। ये पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है ना, स्टेटमेंट यहाँ से पूछ देगा, ठीक है। कोई कवि की पंक्ति पूछ दी है, किसी का एक्सप्लेनेशन पूछ दिया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और इनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनता है वहाँ आप देखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो खैर अभी आपके पास समय कम होगा तो बात अलग है, लेकिन आपको जब भी समय मिले, आप जब भी आप सक्सेस हो जाएं उसके बाद ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। आप टीचर बन जाते हैं या प्रोफेसर बन जाते हैं तो पढ़ें इसको, क्योंकि आप चाहिए आपको कि एक अच्छे स्टूडेंट पैदा करें जो हिंदी को बखूबी आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो 1965 ईस्वी में कौन लेके आते हैं? गणपति चंद्र गुप्त, ओके। काफ़ी मेहनत से लिखी गई किताब है मुझे जहाँ तक लगी, ठीक है। एक आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। 2 भाग में है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ओके। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ओके। उसके बाद हम देखते हैं
हिंदी साहित्य और ये किताब भी हमने पढ़ा। संवेदना। नीट जेआरएफ की तैयारी के दौरान हम लोगों ने कई किताबें पढ़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 का दौर था, वो कोरोना का दौर था, तो हम लोग के पास काफ़ी समय होता था। मार्च 19 से लेकर 2019 से लेकर के एक तरह से हम लोग जब जेआरएफ हुए नवंबर 2020 में, ठीक है, तो हम लोग के पास बहुत समय मिल गया, तो जितनी किताबें उपलब्ध थी हम लोग के पास सारा पढ़ लिया, ठीक है। चाहे टेक्स्ट हो, टेक्स्ट में एक एक कवि जितने लगे हुए हैं, या एक एक उपन्यास या अन्य विधा या जो भी है, ठीक है, सारा हम लोगों ने पढ़ दिया। तो इसका फ़ायदा हम लोगों ने उठा लिया। इसी वजह से हो सकता है पहली बार में ही हम लोग जेआरएफ हो गए। तो आपको भी कहेंगे कि जितना समय लगे पढ़ें ज़रूर। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास काफ़ी पतली सी किताब है, एक दिन में भी पढ़ सकते हैं इसको, आप चाहें तो खरीद के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये 1986 ईस्वी में आया था हिंदी, हाँ मुझे जहाँ तक याद है, हाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में। कौन लिखते हैं? डॉक्टर राम स्वरूप। बहुत इतनी ईजी भाषा में लिखे हैं कि आपको मतलब दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपति चंद्रगुप्त। और ये हिंदी संवेदना का विकास, संवेदना को थोड़ा हाईलाइट कर लें और संवेदना को स्वरूप से जोड़ सकते हैं। ओके, वैज्ञानिक, ठीक है। गणपति जी को बनाने में आप देखते हैं कि गणपति जी को कहते हैं कि पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग किया गया था, तो काफ़ी विज्ञान यहाँ यूज किया गया था। आप वहाँ से भी लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास गणपति जी, ठीक है। और यहाँ संवेदना को स्वरूप से जोड़ सकते हैं। ओके, अब देखो, जो आरपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 2 किताब अभी बोलूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है, मेरे पास अभी है भी किताब, अब दिखाऊँ आपको कैसे, चलो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये किताब मेरे पास है। उसको में आप देखेंगे, ये जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मनेरिया, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिंगल साइट पे, ठीक है। तो एक किताब भी है राजस्थानी का पिंगल साहित्य, तो यही लिखते हैं मोतीलाल मनेरिया ही, ठीक है। तो ये दोनों किताब जो आरपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान में रखे जाएं, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नीट जेआरएफ वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पिंगल की बात कर रहे हैं। ये वाली किताब विशेष करके नीट जेआरएफ वालों के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है। आपको देखो, आपको सेलेक्टिव भी होना है और महत्वपूर्ण चीज़ को नहीं छोड़ना है। तो मैं सेलेक्टिव हो रहा हूँ, और लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ आपको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं छूटेगा, ठीक है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी, ये जो सामान्य बच्चे हैं इनको पता भी होगा, ठीक है। काव्य शास्त्र का इतिहास, आपने हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ देखें कि भगीरथ मिश्र बहुत बड़े नाम हैं, भगीरथ मिश्र जी, ठीक है। जनरली उन्हीं का काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं। तो जो है ये रहा आपका भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक है हिंदी का वीर काव्य, हिंदी का वीर काव्य, ठीक है। ये लिखते हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, डॉक्टर टीकम में दीर्घ होगा, सॉरी, टीकम सिंह। अब मात्राओं पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी कभी मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, पर जैसे ही गलती हो वैसे ही सुधार लेना चाहिए। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, हिंदी का वीर काव्य, ठीक है। इसका डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नीट जेआरएफ वाले के लिए हम लिखते रहे। 1945। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 इसमें ये भी आता है, ठीक है। ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है। नंद दुलारे
वाजपेयी, तो ये याद रख सकते हैं। उसके बाद हाँ, कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, ठीक है। इसका आने की तिथि जो है 1917 है, और इसको याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट अभी बताते हैं। पहले लिख लें कि राम नरेश त्रिपाठी। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में आई है, तो उसकी भूमिका में देखेंगे कि राम नरेश त्रिपाठी जी को थैंक यू बोला गया है। वो कौन सी किताब लिख रहे हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कविता कौमुदी लिखते हैं 1917 में। आप देख रहे हैं कि उनके बाद 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास आया है, तो इनका हेल्प मिला था कविता कौमुदी में का हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने राम नरेश त्रिपाठी को कहा कि थैंक यू त्रिपाठी जी, ठीक है। तो 1917 याद रखेंगे, ओके। उसके बाद आपका हाँ एक और है, ब्रज माधुरी सार। इसको भी उन्होंने काउंट किया है। तो ये लिख रहे हैं वियोगी, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ब्रज माधुरी, अब दिख रहा होगा ना। ब्रज माधुरी सार कौन लिखते हैं, वियोगी हरि। इनको भी कहा कि हरि जी आपने जो है लिखा ब्रज माधुरी सार, तो इस वजह से हमें थोड़ा हेल्प हो गया, तो शुक्ल जी का इनको भी कहा थैंक यू हरि जी, ठीक है। ब्रज माधुरी सार 1923। मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि ब्रज माधुरी सार और कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी और इसमें, ठीक है। तो अब देखो, वियोग में है कौन, हरि जी। क्या बजा रहे हैं, बंसी, ठीक है। बंसिया कौन बजा रहे हैं, हरि जी। तो इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, वियोगी हरि। कविता कौमुदी जो है एक याद हो गया। जहाँ जैसे ही कन्फ्यूजन हो, उस कन्फ्यूजन को तुरंत क्लियर करिए, ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। तो हरि जी क्या बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं वियोग में, ठीक है। तो इस वजह से इससे याद कर सकते हैं। ये पुस्तक 1917 में आई कविता कौमुदी, और ये 1923 ईस्वी में, ओके। हाँ, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, लड़कियों तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये किताब जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 2003 ईस्वी में सुमन राजे लिखती हैं, सुमन राजे, ठीक है। तो इसमें वास्तविक बात यह है, आधा में स्त्रियों को लेकर के चलिए। ये कहती हैं कि जो है जो इतिहास लिखा गया है साहित्य का इतिहास, उसमें स्त्रियों को बहुत कम जगह दिया गया। आप गिने चुने नाम आपको मिल जाएंगे, मीराबाई को, महादेवी को, और आप मुझे भी खुद नाम नहीं याद आ रहा है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम नाम लिया ही गया है, तो याद क्यों आएगा, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी, और अपनी दृष्टि से जो स्त्रियों को फेवर करता हो, स्त्रियों को फेवर नहीं करता, स्त्रियों की जो रचनात्मकता थी उसको उजागर करने का काम सुमन राजे ने किया। तो आधा इतिहास कौन लिख रही है, सुमन राजे। एक और बहुत मस्त चीज़ है, मैंने इसको अमेजन पर सर्च करने का कोशिश किया, जो है उपलब्ध नहीं है। मुझे एक बार हमारे जो टीचर हैं वो इसका जिक्र करते हुए कहते कि ये काफ़ी मज़ेदार तरीके से लिखा गया है, ठीक है। जो साहित्यकारों का गपशप है, ठीक, उसको नीलाभ जी ने संकलित किया है, तो काफ़ी मज़ेदार है। इसको भी अब देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ठीक है। तो साहित्यकार आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच कोई पहुँच जाए तो वो समझिए नीलाभ जी पहुँचे, ठीक। तो काफ़ी मज़ेदार है। एक है नीरजा माधव जी, ये किताब तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इनका एक नाटक मैंने देखा, ठीक है, जो कि उनके एक उपन्यास है गेसे चंपा, उसी के आधार पर ये नाटक लिखी हैं। इतना सुंदर अभिनय किया था, मैं क्या बताऊं। 2013 में इन्होंने लिखा। नीरजा माधव बनारस की हैं, नीरजा माधव, हाँ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कौन लिख रही है, नीरजा माधव। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आधा इतिहास सुमन राजे और ओझल नारी में नीरजा माधव, ठीक है। तो इसको आप बताइए कैसे करें, नीरजा माधव और इसमें, हालांकि देखिए नारी और नीर
नीरजा, ठीक है। तो इससे भी आप नारी और नीरजा एक जैसा दिख रहा है, आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, 2003 में है, ये 2013 में है। नीलाभ जी का डेट उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं और मिला भी नहीं। ओके, तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो भी है लगभग 1 घंटा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे अधिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, आप लोग बताइए कि कितना देर आप लोग सस्टेन कर सकते हैं। मेरा विचार है कि हम लोग हर दिन 2 आवर पढ़ेंगे, ठीक है। 2 आवर पढ़ेंगे तो हमारा 15 से 20 दिन में ये इतिहास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कम कम पढ़ेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगले मंथ में एग्ज़ाम है। तो हम लोग 2 आवर का प्रोग्राम है हमारा। आप बताएं 2 आवर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। आप रिवीजन करके आइए और मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है, हमने गारसा दत्तासी पढ़ा, हमने शिव सिंह सरोज पढ़ा, हमने इन दोनों के अनुवाद करने वाले कौन हैं उसको पढ़ा, हमने मिस्र बंधु विनोद पढ़ा, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, मौलवी करीमुद्दीन को पढ़ा, इसमें स्केच और हिस्ट्री में जो है ट्रिक निकाल लिया, राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ा, स्वयंभू को देखा कि इन्होंने प्रथम कवि कह रहे हैं या संधि काल जो है आदिकाल को कह रहे हैं। यहाँ देखा था कि जो है गिरियर्सन जहाँ भी है उन्होंने देखा था कि आचारण काल कहा था, ठीक है। आप बताइए कि स्वर्णयुग कौन कहा था, भक्ति काल को, तो गिरियर्सन ही कहा था। नागरी प्रचारणी सभा के कुछ महत्वपूर्ण किताब जो हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी देख लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, संवेदना का विकास, मैंने आपको बताया कि इस तरह से चीज़ें थी। वैज्ञानिक इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का अतीत हो गया, राजस्थानी RPSC वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लिया। हिंदी काव्य शास्त्र ये वो जो भी है, किस किस को थैंक यू कहा था, तो मिस्र बंधु विनोद को, रामनरेश त्रिपाठी को, वियोगी हरि को शुक्ल जी ने थैंक यू कहा है, ठीक है। आधा इतिहास सुमन राजे का या ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का। इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं। हम फिर कल मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट में अपनी परेशानी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो भी परेशानी हो ज़रूर बताएंगे आप लोग। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।